सूचना। इस समय हम उत्तरकाशी और हिमाचल, अपने उत्तराखंड और हिमाचल के बॉर्डर के पास हैं। और यहाँ पर ये देखिए सेब के बागान हैं यहाँ पे, और ये सेब लगे हुए हैं, अभी अगले महीने टूटेंगे ये। और इसकी अलग अलग किस्म होती हैं। इसके जो जानकार हैं हमारे एंटरप्रेन्योर, और आपको आनंद आएगा जानकर कि बिल्कुल नवयुवक हैं और जिनका चिंतन बहुत बड़ा है। तो उनके साथ मैं यहाँ पर उनके बागान में आया हुआ हूँ। तो मेरे साथ यहाँ पर मेरे साथी हैं, छोटे भुला हैं, ब्रदर हैं, भाई हमारे जितेंद्र ध्यानी जी। और इनका परिचय ये इसलिए देना चाहता हूँ कि इनके दादाजी गोविंद राम ध्यानी जी जो है, उन्होंने उत्तराखंड मूवमेंट के लिए सबसे पहले धरना आदरणीय सुशीला बलूनी जी, राम कंडवाल जी और गोविंद राम ध्यानी जी ने जो प्रारंभ किया था, वो उत्तराखंड राज्य की नींव बनाने के लिए। अब उत्तराखंड को एक आर्थिक दृष्टिकोण में कैसे सबल बनाया जाए, कैसे हम अपने अडानी अंबानी पैदा कर सकें, तो उस पे वो एक उदाहरण पेश कर रहे हैं और खुद कोशिश कर रहे हैं। और हमारा प्रयास है कि हम भी वृक्षाबंधन अभियान के माध्यम से उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं इस समय सीधे उन्हीं से वार्तालाप करते हैं जो हमारे हीरो हैं। और इस समय आदरणीय ध्यानी जी हमारे सामने हैं, जितेंद्र प्रसाद ध्यानी जी, और पौत्र श्री स्वर्गीय गोविंद पौत्र गोविंद राम ध्यानी जी और पुत्र श्री विवेकानंद ध्यानी जी। तो ध्यानी जी, ये जो आपका बागान है, सेब का बागान है, ये चारों ओर मैं दिखा देता हूँ, ये सारा पूरा बागान है उसमें, और ये कई मीलों तक फैला हुआ है उसमें। तो ये बागान के बारे में, और ये नीचे आप देखिए, बिल्कुल बागान के नीचे जो हट है, घर है, वो गोविंद राम ध्यानी जी के हमारे पौत्र। मैं बार बार इसलिए रह रहा हूँ कि उन्होंने उत्तराखंड राज्य की नींव रखी, किसी सोच के लिए रखी कि हमारे लोग युवा स्वावलंबी बनेंगे। तो ध्यानी जी ज़रा बताइए इस सेब के बारे में और बागान के बारे में। सबसे पहले तो सर मैं धन्यवाद करता हूँ आप लोगों का कि आपने अपने चरणों से जो है हमारी इस भूमि को पवित्र किया। ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आप जैसे संत महात्मा और राज्य के लिए जो है बहुत बड़ा आपने योगदान दिया है इस राज्य निर्माण के लिए। जो लड़ाई आपने लड़ी है और जो संघर्ष आपने जो है अपने जीवन में किया है इस राज्य निर्माण के लिए, राज्य के हितों के लिए, हमारे युवाओं के हितों के लिए, उसके लिए सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप हमारे ऑर्चर्ड में पधारे, अपने कर कमलों से, अपने चरणों से इस भूमि को पवित्र किया। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ सर, आपने जो है हमें दर्शन दिए। सबसे पहले सर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो ऑर्चर्ड है जी, इसमें जो ये वैरायटी लगी है सर, मैं थोड़ा सा यहाँ बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा आप यहाँ आ जाइए सर। ये जो वैरायटी है, इसमें ये जो वैरायटी है ये रॉयल वैरायटी है। ओके, रॉयल वैरायटी है, इसका पेड़ काफ़ी बड़ा होता है, इस पे आप फोकस कर सकते हैं। और ये जो पेड़ है इसका जो है मेरे ख्याल से 20 से 25 साल का पेड़ है। हालांकि इस साल प्रोडक्शन बहुत कम है, फसल कम है, कुछ जो है जलवायु और कुछ मौसमी कारणों से जो है फसल इस बार जो है कम है। इस प्लांट में आपको 10 से 15 साल में सैंपल मिलता है जी, यानी कि आप एक बार प्लांटेशन करोगे रॉयल का, ओके, तो रॉयल के प्लांट में जो पहला सैंपल मिलेगा आपको 10 से 15 साल, यानी कि ये पेड़ जो है काफ़ी मेहनत मांगता है। हाँ, और एक लॉन्ग टर्म के बाद आपको जो है प्रोडक्शन उत्पादन देता है। और हालांकि यहाँ दूसरी भी वैरायटीज़ हैं, जैसे इस पर वैरायटी है, ओके, वो जल्दी फ्रूटिंग में आते हैं। हाँ, ये कौन सी है देख सकते हैं इसमें? सर ये तो खैर पॉलिनाइजर वैरायटी है, हाँ, पॉलिनाइजर वैरायटी है, इसमें पॉलिनेशन के लिए अभी बहुत छोटा पौधा है। और इसमें देखिए आपकी, इसमें सेब अभी लग गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप मेरे साथ आइए उसमें जरा। ये थोड़ा सा नाशपाती देख रहा हूँ मैं आपके, ये जो हमारी नाशपाती है सर ना, ये पुरानी वैरायटी है। ओके, एक जो नई वैरायटी है वो वर्गा मटर है। आ जाइए सर मेरे साथ आप।
ये देखिए नाशपातियों से लदा हुआ है और इसी के सामने पुल्लम का है, ये पुल्लम का पेड़ है, अभी पुल्लम नहीं लगे हुए इसमें। तो ये भी हैं यहाँ पर, ये घास हैं जो गौएं खाती हैं, वो यहाँ पर काफ़ी लगी हुई है ताकि जो गौएं हैं, पशु हैं उनको। और आप देखिए पूरे सेब के बागान हैं और सेबों से लदा हुआ पूरा बागान ये उसमें। तो ये हमारे आर्थिकी की बहुत बड़ी रीढ़ बन सकती है। सर आइए। कश्मीर का सेब है, उसने इकनॉमी बदली है कश्मीर की। हिमाचल की इकनॉमी सेब से बदली है, तो उत्तराखंड की इकनॉमी को भी सेब से बदला जा सकता है, ऐसा मानना और सोचना श्री ध्यानी जी का जी बिल्कुल वो सर। है। ये हमारा इस पर वैरायटी है सर ना, जी। ये इस पर वैरायटी है। ओके। इसमें जो है 4 से 5 साल में आपका सैंपल मिल जाता है। एक बार प्लांटेशन करने के बाद 4 से 5 साल में सैंपल मिल जाता है। दोनों में अंतर कैसे पता लगता नहीं है नहीं, कि इसमें ये अंतर बिल्कुल बिल्कुल सर। इन पे जो है जैसे रॉयल का प्लांट है, इसमें जो है जो हमारा ये फ्रूट है इसका साइज काफ़ी बड़ा होता है हाँ। ना। ये रसीला क्रिस्पी है ओके। इसमें जो है। लेकिन इस प्लांट के साथ एक समस्या ये है, एक तो आपके लॉन्ग टाइम के बाद जो है आपको प्रोडक्शन मिलेगा, सैंपल मिलेगा। जी। दूसरा इसमें जो है कलर का प्रॉब्लम रहता है सर ना। ओके। कलर इसमें काफ़ी लेट, मतलब जैसे ये सेब है अभी, तो जुलाई के एंड के बाद इसमें कलर आना शुरू होता है। ओके। ओके। है ना। वैसे ये हरा ही रहता है काफ़ी लंबे समय तक, लेकिन ये है कि एक बार साइज बन जाए इसका तो काफ़ी बड़ा साइज होता है, अच्छा क्रिस्पी होता है, रसीला होता है। आप वो चमक का कुछ बता रहे हाँ, थे हाँ। कि अंतर जैसे और पता बाकी करने जो के लिए। हमारा जैसे इस पर है, इस पर वैरायटी में सर हमारा जो है ये दाना एक इसकी डिमांड बहुत है मार्केट में। ओके। मार्केट में जो भी सेब देखते हो आप, आपको इस पर मैक्सिमम इस पर ही देखने को मिलेगा। इसकी डिमांड ज़्यादा है। हाँ। इसका साइज मीडियम रहता है, स्मॉल, मीडियम, एक्स्ट्रा स्मॉल, ये साइज रहता है। जल्दी फ्रूटिंग में आता है और डिमांड मार्केट में ज़्यादा है, तो लोग ज़्यादा इस पे ही आजकल काम कर रहे हैं। लेकिन इससे भी आजकल जो हम नई नई वेराइटीज़ लगा रहे हैं ना, जैसे रूट स्टॉक हो गया या सीडलिंग प्लांट पे जो है एक विगरस वेराइटीज़ जो हमारे लगा रहे हैं, उसमें जैसे जेरोमाइन हो गया, रेड विलॉक्स हो गया, और आपका सुपर चीफ हो गया, एडम्स हो गए, और पॉलिनाइजर वेराइटी में फूजी हो गया, ये हो गया आपका रेडलम गाला, गेल गाला, इस टाइप की वैरायटीज़ आई हैं जिनका मार्केट बहुत अच्छा है। यूरोपियन वैरायटी है, बाहर की वैरायटीज़ हैं, तो अच्छा प्रोडक्शन भी देती हैं, कलर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट में अच्छी डिमांड है, अच्छा रेट पकड़ते हैं, तो उस पर भी लोग काम कर रहे हैं अब धीरे धीरे। लेकिन अभी तक जो है इस पर वैरायटी बहुत अच्छा अपना मार्केट बना के रखी है। ये इस पर का प्लांट है। ओके। और जो ये बड़े बड़े प्लांट दिख रहे हैं आपको, ये रॉयल के प्लांट हैं। ये प्लांट 30 से 35 साल के प्लांट हैं, कोई 25 साल का, 30 साल का प्लांट। रॉयल का प्लांट काफ़ी बड़ा होता है साइज़ में ना। हाँ, और इसका जो है दाने का साइज भी काफ़ी बड़ा होता है, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, यहाँ तक इसका दाना होता है। और बाकी इसमें आप मतलब जो सेब के लिए अक्सर ये कहा जाता है कि सेब जो है उसको बिल्कुल बच्चे की तरह केयर करना पड़ता है, उसको लिए पूरा साल भर मेहनत करनी पड़ती है। देखिए सेब क्या ऐसी क्या जरूरत रहती है सेब के पेड़ की? देखिए सर, इसमें जो है उसे हर समय हाँ बिल्कुल डिप सही कहा सर आपने। सेब का जो ये प्लांट है, ये बीमारियों के प्रति बहुत सेंसिटिव प्लांट है सर। इसमें जो है एकदम बीमारियां पकड़ लेता है। एनवायरनमेंट में थोड़ी सी भी उथल पुथल हुई, एनवायरनमेंट में थोड़ा सा भी अप्स एंड डाउन्स हुए, या जैसे ज़्यादा हैवी हेल स्टॉर्म हो गया, या बहुत हैवी रेनफॉल हो गया, या ज़्यादा गर्मी होगी, तो बहुत ही सेंसिटिव प्लांट होता है सेब का। इस तुरंत बीमारी पकड़ लेता है। इसलिए 12 महीने का शेड्यूल रहता है, स्प्रे शेड्यूल होता है, निराई गुड़ाई हर एक चीज़ को देखना पड़ता है। कई तरह के फंगस इन्फेक्शंस होते हैं इस प्लांट में, तो उनका भी ट्रीटमेंट करने के लिए फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड। हालांकि मैं तो ये कहूँगा कि हमें जो है एक नए विकल्प की तलाश करनी चाहिए। ये जो अभी हम जैविक खेती की तरफ जा रहे हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश अब जैविक खेती की तरफ निकल पड़ा है, और वो बहुत अच्छा भी है। हमारी जो है लैंड को फर्टाइल बनाए रखने के लिए लंबे समय तक हमें जैविक खेती की तरफ जाना पड़ेगा। हालांकि मैं देखता हूँ लोगों को बहुत ज़्यादा इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड और दुनिया भर के केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बहुत ही गलत है। उसका हालांकि शॉर्ट टाइम तक तो बेनिफिट है, आपको शॉर्ट टाइम में अच्छा प्रोडक्शन मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो एक तो हमारी जो लैंड की फर्टिलिटी है वो ख़त्म, दूसरा जो है एक 5-6 साल के बाद आपका प्रोडक्शन भी जीरो हो जाएगा। लेकिन ये लोग समझ नहीं रहे हैं उस चीज़ को ना। हमें जैविक खेती की तरफ जाना होगा और कुछ नए विकल्प की तलाश करनी होगी। और जैसे हमें अगर स्प्रे भी करनी है
कोई फंजीसाइड की, इंसेक्टिसाइड की, तो हम स्प्रे भी अपने तरीके से, जैविक तरीके से, जैसे गुड़ की स्प्रे बनती है या जो गाय का गौमूत्र है, मैं कई तरह की गाय के गौमूत्र की स्प्रे करता हूँ। गाय के गौमूत्र में बेसन मिला के, गुड़ बना के, जैसे एक हम उसमें गौ अमृत कुछ ऐसा बनाते हैं, अच्छा, ये खुद ही बनाई जाती है? बनाया जा सकता है। मैं भी उस पर काम कर रहा हूँ। हालांकि अभी तक तो मैं भी जो है ये जो पैटर्न चला हुआ था एक जो केमिकल्स का, उसी को फॉलो कर रहा था। लेकिन 1-2 साल से मुझे लगता है कि अब मुझे जैविक की तरफ काम करना चाहिए, पूरी तरीके ताकि हमारी लैंड की फर्टिलिटी बनी रहे और प्रोडक्शन भी हमारा एक रेगुलर रहे। तो लगभग ये पेड़ कितने साल तक फल जैसे दे देते हैं रॉयल अगर का इनको केयर किया जाए तो? बिल्कुल बिल्कुल, रॉयल का है, स्पर का प्लांट है, और जो सीडलिंग प्लांट है। हाँ अब मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा सर, इसमें ये 2 तरह के प्लांट हैं जी। एक होता है सीडलिंग प्लांट और एक है रूट स्टॉक। सीडलिंग प्लांट वो है जो बीज से बनता है, नर्सरी में पौधा उगाया जाता है, उसकी जड़ें होती हैं, अच्छी खासी जड़ें होती हैं, फिर उसको जो है उसका रोपण किया जाता है, उसके 1 साल के बाद उस पर ग्राफ्टिंग की जाती है। ओके। तो वो जो प्लांट होता है वो सीडलिंग प्लांट है, उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि जैसे 40 से 50 साल तक वो पौधा सर्वाइव कर सकता है आराम से। बिल्कुल। बस अगर उसके अच्छे तरीके से केयर की जाए तो वो 40 से 50 साल सर्वाइव करता है। एक जो जैसे रूट स्टॉक के प्लांट हैं जो उसमें मशीन में बनाए जा रहे हैं, लैब में बनाए जा रहे हैं, वो उनका बनाने का उनका तरीका थोड़ा अलग है। अच्छा। वो बिना जड़ वाले होते हैं, यानी कि जड़ें होंगी हल्की सी, यानी कि उनकी पकड़ जो है वो जमीन में अच्छी पकड़ नहीं होती है, लेकिन वो पौधा जो होता है वो अच्छा प्रोडक्शन, अच्छी क्वालिटी देता है। ओके। तो मतलब वो प्लांट जो है 15-20 साल तक सर्वाइव करता है, कहीं 10 साल तक भी करता है रूट स्टॉक। लेकिन उसका एक सबसे जो अच्छा, हमें शॉर्ट टर्म में ज़्यादा बेनिफिट, ठीक, जल्दी फ्रूटिंग में, अच्छा कलर, अच्छा मार्केट, अच्छा सेव, तो अच्छी कितने वैरायटी साल है। तक? कितने लेकिन साल तक? 15 से 20 साल तक मतलब जो उसकी मिलता लाइफ है। होती है उस तो plant ये देखिए, मतलब बहुत शानदार है। और सेब के पेड़, सेब के पेड़ों का ये सबसे बड़ा गुण, अच्छा गुण मैं ये देख रहा हूँ कि नीचे हाँ, इनके है नीचे आप कई तरह के जो है, यहाँ जैसे आलू हमने यहाँ सब आलू लगे हुए लगाए हैं, ये और देख यहाँ रहे पे हैं साग कि सब्जियाँ बिल्कुल लगा रखी ये सारे हैं, गोभी, पत्ता ये गोभी देखिए है। यहाँ पे आलू लगा हुआ है। इधर आगे चलकर दिखाते हैं, मतलब सारी की सारी चीज़ें हैं, साग सब्जियाँ भी लगती हैं। ये सारा आलू की पौध है, इधर ये बंद देखिए, गोभी लगा इस पे हुआ आप- है। ये पॉलिनाइजर वैरायटी है। अच्छा, ये पॉलिनाइजर। हाँ, इसमें मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा सर आपको। ये जी। ये पॉलिनाइजर वैरायटी, ये पॉलिनेशन का काम करती है। हाँ, अब हर एक ऑर्चर्ड में ये इसमें देखें चमक जो है, बड़ी बिल्कुल अच्छी चमक आ जाती सर, है। मैं इसके बारे में ये एक चीज़ है बताना इसका। चाहूँगा आपको। ये पॉलिनाइजर वैरायटी है। ओके। हर एक प्लांट में जब भी आप प्लांटेशन करते हो तो हमें जैसे अगर 100 प्लांट लगाने हैं किसी वैरायटी के, तो कम से कम आपके पास 25 प्लांट पॉलिनाइजर वैरायटी के होने चाहिए, पॉलिनेशन के लिए होने चाहिए। कहने का मतलब ये है, ये मेल प्लांट है जी। और ये जो हमारी वैरायटीज़ हैं, ये रॉयल स्पर जो आपको मैंने अभी तक दिखाया है, ये फीमेल प्लांट है, ओके। मादा प्लांट है। तो आप अगर आपका 100 प्लांट है, 100 प्लांट का ऑर्चर्ड है, तो उसमें कम से कम 25 प्लांट और एक सिस्टमेटिक रॉ में, हालांकि ये तो ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं है, एक सिस्टमेटिक तरीके से नहीं बनाया गया है और इस ऑर्चर्ड को, लेकिन इसमें पॉलिनेशन की भी जो है कमी रही है, तब भी जाके प्रोडक्शन में भी थोड़ा कमी रही है। ये ट्रेडिशनल तरीके से लगाया गया है। लगा के है। तो मेरा ये मानना है कि अगर कोई व्यक्ति ऑर्चर्ड लगा रहा है तो उसको अपने टोटल प्लांटेशन का 1/4 कम से कम पॉलिनाइजर वैरायटी लगानी चाहिए, यानी कि मेल प्लांट जो है बगीचे में होना चाहिए 1/4, ताकि वो टोटल प्लांट्स का 1/4, बिल्कुल, ताकि अच्छा प्रोडक्शन हो सके। बिल्कुल। ये भी हमारा मेल प्लांट है, इस पे फोकस करिए आप। ये हमारा गाला है, गेल गाला। अच्छा, ये मेल प्लांट है। ये बगीचे में इसके रहने से ये फायदा है कि प्रोडक्शन अच्छा रहेगा, पॉलिनेशन अच्छा होगा, और इस पे भी सेब बिल्कुल लगेंगे। बिल्कुल, इस पे भी सेब लगेगी। हाँ, ये है, तो आप देखिए, ये है, ये मेल प्लांट है ये, और ये नर प्लांट है। और मादा प्लांट कौन सा हुआ? तो बाकी हैं ही ये सारे, ये बाकी सारे ये हाँ, मादा प्लांट हैं ये। तो यहाँ दोनों होते हैं और दोनों ही सेब देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब लेकिन ये बहुत वो है, तो ये बहुत आवश्यक है। ये है, और इस तरीके की कई बारीक चीज़ें हैं जी, कई बारीक चीज़ें हैं जिसको समझना बहुत आवश्यक है। और अगर इन बारीकियों को कंसल्ट करें आप, क्योंकि जितेंद्र जी ने जो बारीक चीज़ नहीं बताई है वो ये है कि वो इस पूरी कल्चर को, जो एंटरप्रेन्योरशिप है, जो एग्रो बेस्ड कल्चर है, उसको पूरा का पूरा
उत्तराखंड में लाना चाहते हैं, ले जाना चाहते हैं, लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, उसके लिए वो कंसल्टेंसी देना चाहते हैं, आप उनसे संपर्क कीजिए। और ये वृक्षाबंधन अभियान जो जुड़ा है लगातार, जिससे हम सभी जुड़े हुए हैं, आंदोलनकारी परिवारों के लोग जुड़े हुए हैं, उसके बारे में भी जितेंद्र जी स्वयं बोलें तो ज़्यादा बेहतर होगा जी। तो सर मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि हमारे उत्तराखंड में बागवानी की अपार संभावनाएं हैं। और मुझे लगता है जिस तरह की भूमि हमारे पास उपलब्ध है, सभी जिलों में देख लीजिए आप, पिथौरागढ़ में जो हाई एल्टीट्यूड में जो हमारे ज़िले हैं, पिथौरागढ़ हो, चमोली हो, उत्तरकाशी हो, रुद्रप्रयाग में बहुत ही शानदार और वर्जिन लैंड है। मुझे लगता है कि हिमाचल से भी बहुत अच्छी भूमि हमारे पास है। मैंने हिमाचल में देखा है सर, रोहड़ू में देखा है, छाजपुर में देखा, जुब्बल में देखा, मतलब टन के हिसाब से प्रोडक्शन होता है। जबकि मैंने उनकी भूमि को जब नोटिस किया तो चट्टानों में भी लोगों ने सेब लगा के रखे हुए। अच्छा। और जब मैं अपने उत्तराखंड में देखता हूँ कि मतलब कई लाखों हेक्टेयर भूमि जो है बंजर पड़ी हुई है और बहुत ही एकदम प्लेन और बहुत ही फर्टाइल और वर्जिन लैंड है। बिल्कुल। लेकिन लोग जो है उस भूमि संसाधन की जो अहमियत है उसको नहीं समझ पा रहे हैं। और मुझे लगता है कि बागवानी की जितनी अपार संभावनाएं हमारे प्रदेश में हैं उतना कहीं नहीं है। बहुत सुंदर। और अभी देखिए उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट पूरे उत्तराखंड में सेब उत्पादन में अभी पहले नंबर पे है। लेकिन मुझे लगता है कि चमोली में, रुद्रप्रयाग में, पिथौरागढ़ में, नैनीताल में और लगभग मैदानी जिलों को छोड़ दिया जाए, एक दो मैदानी जिलों को, तो सब जगह बेहतर प्रोडक्शन हो सकता है। सेब का बागवानी में बहुत अच्छा उत्पादन हम ले सकते हैं, बशर्ते हमें जो है ये शहर की भाग दौड़ बड़ी ज़िंदगी, रोज़गार के लिए अपने घरों से बाहर निकलना, ये चीज़ों को जो है मतलब त्याग के अब अपने प्रदेश में अपनी जो है ये बंजर पड़ी भूमि है, अपनी वर्जिन लैंड है, इस पे वापस लौटना होगा। बिल्कुल। और इसकी अहमियत को समझना होगा और हमें जो है एक नवाचारी बनना होगा ना, उत्पादन के क्षेत्र में स्वरोजगार करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है सर कि मेरे अपने उत्तराखंड के युवाओं से, अपने प्रदेश के युवाओं से ये गुजारिश है कि हमारा जो युवा जो भटकाववाद में फैला हुआ है, ये अपनी भूमि को, अहमियत को समझे, अपने घर लौटे, बागवानी की तरफ जाए और बहुत ही मतलब एक स्वर्णिम भविष्य की तरफ हमारा उत्तराखंड जा सकता है। बाकी सर वृक्षाबंधन जी बिल्कुल, आपके साथ वृक्षाबंधन अभियान में हम सब लोग जुड़े हैं। वृक्षाबंधन अभियान में जो आप लोगों ने जो भूमिका बनाई है, जो योगदान दिया है, वो मतलब बहुत ही सराहनीय और बहुत ही मुझे लगता है कि वृक्षाबंधन अभियान जो है हम इस पूरे उत्तराखंड में बड़े स्तर पे इसको करेंगे। और ये भी ये जो मैं बागवानी की तरफ जा रहा हूँ, ये भी एक वृक्षाबंधन अभियान का ही हिस्सा है सर। हाँ। और मैं समझता हूँ कि इसमें जो है हम कई तरह के जो है और विकल्प है हमारे पास। सेब के अलावा भी कीवी पे काम किया जा सकता है, अखरोट पे काम किया जा सकता है और कई तरह की अन्य जो है बागवानी फसलें हैं उन पे काम किया जाता है। तो मतलब ये वृक्षाबंधन का ही अभियान का हिस्सा है और मैं वृक्षाबंधन अभियान की तरफ, बागवानी जो है वृक्षाबंधन अभियान का ही एक भाग है। और मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि ध्यानी जो कौम है, इसने एक दर्शन दिया है, अध्यात्म के दर्शन इससे जुड़ा हुआ है, ऋषि काल से, सनातन धर्म से, वासुदेव कुटुंबकम से। अगर आप बद्रीनाथ में जाएंगे तो ध्यानी समाज के, या देव प्रयाग जहाँ गंगा जी निर्मित होती हैं, एक तरफ से भागीरथी और अलकनंदा जी जो गंगा जी बनती है, वो देव प्रयागों में भी ध्यानियों का बहुत बड़ा विस्तार है। पौड़ी में चले जाएंगे आप तो 11 मूल गांव है। उसके अलावा आप पूरे धूमाकोट क्षेत्र में जाएंगे, रामनगर में जाएंगे तो ध्यानियों की भरमार है। तो ये ध्यानी कम्युनिटी जो है उसका एक इनिशिएटिव भी है और वैश्विक ध्यानी समाज समूह, वर्ल्ड ध्यानी कम्युनिटी ग्रुप जो है, जिसके संयोजक भी हैं श्री जितेंद्र ध्यानी जी, और सौभाग्य से उसमें मुझे भी जुड़ने का अवसर मिला है। तो ये एक इस समाज का अपने पूरे उत्तराखंड के लोगों के लिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट, क्रीड,
रिलीजन, इन चीज़ों से उठकर एक उत्तराखंड के समाज को स्वावलंबी बनाना, देश के लिए राज्य को अपार साधन संपन्न बनाना, राज्य के लिए कार्य करना और साथ साथ में राष्ट्र के लिए कार्य करना और राष्ट्र को संपन्नशील बनाना, युवाओं को बेरोजगारी से बाहर निकालना। तो ये एक इनिशिएटिव है। इस इनिशिएटिव के साथ आप लोग जुड़िए, आप लोगों को हम आह्वान करते हैं। और जय भारत, जय उत्तराखंड। हरे कृष्ण।